हेलो हेलो हेलो, थोड़ा साइड लीजिए भैया, थोड़ा साइड लीजिए, थोड़ा सा साइड लीजिए, थोड़ा साइड लीजिए। ये यहीं रहेगा, ये इधर ही रहेगा, ये इधर ही रहेगा। नमस्कार, कैसे हैं आप? अच्छा, नारे नारे बंद कीजिए। सबसे पहले मैं आपका यहां स्वागत करना चाहता हूं। नमस्कार, कैसे हैं? आपका मूड कैसा है? तो पिछले साल हमने भारत जोड़ो यात्रा देश में नफरत का माहौल बनाया जा रहा है। एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाया जा रहा है, एक जात को दूसरी जात से लड़ाया जा रहा है, प्रदेशों को लड़ाया जा रहा है। तो इसके खिलाफ हम निकले। यात्रा में 6-7 घंटे हम जनता से बात करते थे, उनकी बात सुनते थे, और फिर अंत में 15 मिनट का 20 मिनट का ऐसा भाषण होता था। तो यात्रा का लक्ष्य आपको अपनी मन की बात बताने का नहीं है, यात्रा का लक्ष्य आपकी मन की बात को सुनने का है। और तो पिछले साल जब हम चल रहे थे यात्रा में, तो बहुत सारे लोग आए, उन्होंने कहा देखिए आप कन्याकुमारी से कश्मीर चले हो, मगर छत्तीसगढ़ का, झारखंड का, बिहार का, उत्तर प्रदेश का, नॉर्थ ईस्ट का, इन प्रदेशों का, गुजरात का क्या होगा? तो हमने कहा ठीक है, दूसरी यात्रा करते हैं, भारत जोड़ो यात्रा मणिपुर से लेकर महाराष्ट्र तक। और इसीलिए आज मैं आपके सामने खड़ा हूं। पिछली यात्रा में हमें पता लगा कि नफरत और हिंसा अन्याय के कारण बढ़ रही है। सब लोगों ने कहा कि भाई ये जो माहौल बन रहा है, इसका कारण बेरोजगारी, महंगाई, डर, ये है। तो इसलिए इस यात्रा में हमने भारत जोड़ो न्याय यात्रा, न्याय शब्द जोड़ दिया है। अब 2-3 तरीके के अन्याय देश में हो रहे हैं। ये आपने जो स्वेटर पहना है, ये कितने का खरीदा आपने? नहीं, आपसे पूछ रहा हूं। हाँ, ये आपने 1000 रुपए का खरीदा। इसमें आपने जीएसटी कितनी दी? 18%। 18%। हाँ, ठीक है। तो इसमें आपने 1000 रुपए पे 12% कितना हुआ? 120 रुपए आपने दिए। आपकी आमदनी क्या है? आमदनी क्या है आपकी? हाँ, महीने का बता दो, साल का बता दो। महीने का 50,000 रुपए इनकी आमदनी, और इन्होंने 15% जीएसटी इस शर्ट पे दी। अब यही शर्ट अगर अदानी खरीदता, यही शर्ट
अगर 1000 रुपए की शर्ट वो जाके मार्केट में खरीदे, वो कितनी जीएसटी देगा? वो भी इतनी देगा जितनी आपने दी। आपकी आमदनी 50,000, उसकी आमदनी कितनी? 50 करोड़। क्या बोल रहे हो भाई? अरबों में। तो अरबपति उतनी ही टैक्स दे रहा है जितना गरीब दे रहा है। वो 1 लीटर पेट्रोल खरीदता है, वो शर्ट खरीदता है, वो पैंट खरीदता है, वो जूता खरीदता है, जितनी जीएसटी आप देते हो उतनी वो देता है। अब उसके बाद क्या होता है? जीएसटी का पैसा आपके जेब में से जाकर सरकार के पास जाता है। अब सरकार क्या कर रही है? आपका जीएसटी का पैसा जो जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है तो अदानी को देती है, एयरपोर्ट बनता है तो अदानी को देती है, पोर्ट बनता है तो अदानी को देती है, खदान दे दी अदानी को, आदिवासियों की जमीन छीन ली। तो आप जीएसटी भर रहे हो, आपकी जीएसटी का पैसा वही 2-3 अरबपतियों को जा रहा है। भैया मुझे ये फोन दिखाओ, ये मेड इन चाइना फोन है, वीवो का है, मेड इन चाइना है ना, मेड इन इंडिया तो नहीं है ना। तो इस फोन में से हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार मिला ना? किसको मिला रोजगार? चाइना को। अब इस फोन को हिंदुस्तान में कौन बेचता है? अदानी और अंबानी। तो चाइना के युवाओं को फायदा मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है, और किसको फायदा मिल रहा है? अदानी और अंबानी को। नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान हिंदुस्तान के जो छोटे व्यापारी हैं उनको हो रहा है, जो स्टूडेंट्स को हो रहा है, युवाओं को हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहां पे जॉब नहीं मिल रही। तो यह हुआ आर्थिक अन्याय। आप लोग महंगाई से हो, आप लोगों को रोजगार ना मिले, चाइना का माल यहां बिके, अदानी को उसका फायदा मिले, अंबानी को उसका फायदा मिले, चाइना के माल का जो फायदा हो उनकी जेब में जाए, और बाकी चाइना की कंपनी को और चाइना के स्टूडेंट्स को, चाइना के युवाओं को। तो यह हुआ आर्थिक अन्याय। उसके बाद बीजेपी ने नोटबंदी, जीएसटी लागू की। जीएसटी का मैंने आपको समझाया। नोटबंदी से यहां किसी को फायदा हुआ? किसको फायदा हुआ? अदानी जी को। तो पूरा सिस्टम 3-4 लोगों के लिए चलाया जा रहा है। आप किसी भी छोटे दुकानदार से पूछ लो, किसी भी छोटे बिजनेस वाले से पूछ लो, वो आपको बताएगा जीएसटी और नोटबंदी हथियार हैं। हथियार हैं, हमें मारने के हथियार हैं। कोई भी इंडस्ट्री देख लो आप, पावर इंडस्ट्री देख लो, डिफेंस इंडस्ट्री देख लो, स्वास्थ्य की इंडस्ट्री देख लो, रिटेल देख लो, एयरपोर्ट देख लो, कोई भी देख लो, उसमें आपको यही 4-5 लोग दिखेंगे। चुने हुए लोग देश का पूरा फायदा उठा रहे हैं, बाकी जनता देखती जा रही है, महंगाई से दब रही है। तो यह हुआ आर्थिक अन्याय। अब मैं थोड़ा सामाजिक अन्याय की बात करता हूं। देश में कितने पिछड़े लोग हैं? पिछड़ी जात के कितने लोग हैं? कोई जानता है? नहीं। ये कह रहे हैं 36, मैं कहता हूं नहीं। हाँ, 90% भी नहीं है, 50% है। देश में पिछड़ी जात के 50% लोग हैं, ठीक है? दलित कितने हैं? नहीं। कितने हैं? 16%, ठीक है? 50 में 16 कितना हुआ? 50 + 16 कितना हुआ? ठीक है। आदिवासी हैं 8%, ये भी जोड़ दो, कितना हुआ? 74, ठीक है? ठीक है। अब 74% दलित, पिछड़ा और आदिवासी की आबादी है। अब आप मुझे बताओ, ये जो पूरा का पूरा पैसा
अदानी जी की कंपनी में जा रहा है, अंबानी जी की कंपनी में जा रहा है। इन कंपनियों में ओबीसी, दलित और आदिवासी कितने लोग हैं? कितने हैं बताओ? 10%। मैंने आंकड़ा निकाला, एक नहीं है, 0% है। अब सुनो, मजे की बात सुनो। हिंदुस्तान की 200 सबसे बड़ी कंपनियां जिनको देश का पूरा धन दिया जा रहा है, इनमें से इनके मालिक ओबीसी, दलित, आदिवासी कितने हैं? भाई एक नहीं है। 200 कंपनियों में एक मालिक, ना दलित का, ना आदिवासी का, ना पिछड़े का। ठीक है, चलो छोड़ो। मैनेजमेंट में बता दो, सीनियर मैनेजमेंट में जो इस कंपनी को चलाते हैं उसमें बता दो, पिछड़े कितने, दलित कितने, आदिवासी कितने? 0। चलो ठीक है, कहो कि भैया मान लो कि कंपनी में एक दलित नहीं होना चाहिए, एक आदिवासी नहीं होना चाहिए, एक पिछड़ा नहीं होना चाहिए, तो कंपनी को छोड़ दो। अब मुझे बताओ, मीडिया में कितने हैं? ये जो मीडिया वाले हैं, सबसे बड़े अखबार, हिंदुस्तान के 200 सबसे बड़े अखबार, सारे के सारे जर्नलिस्ट, पत्रकार, जो बड़े पत्रकार हैं, इसमें से बता दो पिछड़े कितने, दलित कितने, आदिवासी कितने? 0। चलो इसको भी दे दो, कहो ये भी नहीं चाहिए हमें। अब मुझे बताओ, देश का जो बजट बांटा जाता है, 90 अफसर बांटते हैं, आईएएस अफसर दिल्ली में बैठे हैं। स्वास्थ्य के लिए कितना पैसा जाता है, शिक्षा के लिए कितना पैसा जाता है, डिफेंस के लिए कितना पैसा जाता है, ये सब निर्णय ये 90 लेते हैं। इसमें से बता दो, 90 में से ओबीसी कितने, दलित कितने, आदिवासी कितने? और ये एक बात बताओ, दूसरी बात ये बताओ कि बजट का कितना पैसा ये अफसर बांटते हैं? मतलब 74% लोग मीडिया में नहीं है, सबसे बड़ी कंपनियों में नहीं है, सरकार में बता दो कितने? बताओ। 90 में से भाई 3 ओबीसी, एक दलित, एक आदिवासी। 90 में से 5, 74% का हिस्सा 5। ठीक है, और बताता हूं, अगर बजट में 100 रुपया खर्च होता है तो ओबीसी अफसर कितने रुपए का निर्णय लेते हैं? 5%। दलित कितने का लेते हैं? 1%। आदिवासी कितने का लेते हैं? 100 रुपए में से 10 पैसा। मतलब 74% आबादी बजट का 6%, 6 रुपए, 100 रुपए में से 6 रुपए 10 पैसा संभालती है। आप हैरान हो गए ना? अब गरीब जनरल कास्ट की बात करता हूं। अब मुझे बता दो, गरीब जनरल कास्ट का इन अफसरों में से कौन सा है? एक नहीं है। बड़ी कंपनियों में कौन सा है? एक नहीं है। तो बीजेपी कहती है हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, 74% को कुछ नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा, गरीब जनरल कास्ट को कुछ नहीं मिल रहा। आप मुझे बताओ, राम मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ, देखा आपने? उसमें आपने एक गरीब आदमी देखा? एक देखा आपने? उसमें मुझे अमिताभ बच्चन दिखा, ऐश्वर्या राय दिखी, अदानी दिखा, अंबानी दिखा, सारे के सारे बिजनेस वाले दिखे। मुझे एक गरीब बंदा उसमें नहीं दिखा, एक किसान नहीं दिखा, एक मजदूर नहीं दिखा, एक बेरोजगार नहीं दिखा। और ये देखो, पुलिस वाले ने कहा फंस जाओगे भाई, ऐसे मत बोलो। रिटायर आर्मी ने कहा, अच्छा आपकी भी बात करूंगा अभी मैं। नाम क्या आपका? आ जाओ।
आ जाओ, आ जाओ, बैठ जाओ यहां पे। ये देखो आया बब्बर शेर। अब सुनो, एक मुझे वहां पे किसान नहीं दिखा, एक मजदूर नहीं दिखा, एक बेरोजगार नहीं दिखा, एक छोटा दुकानदार नहीं दिखा, एक चाय वाला नहीं दिखा, और सारे के सारे जो अरबपति हैं वो दिखे। और वहां पे वो बड़े लंबे लंबे मीडिया को भाषण दे रहे हैं। अंबानी जी दे रहे हैं, अदानी जी दे रहे हैं, उनकी बीवी दे रही है, उनके बच्चे दे रहे हैं। आपने देखा होगा भाइयों, ये 74% जो है ना लोग, और इसमें आप 2-3%, 4%, 5% जनरल कास्ट के गरीब लोगों को जोड़ दो, इनका इस देश में कुछ नहीं बचा। इनको बस या थाली बजानी है या मोबाइल फोन दिखाना है, घंटा बजाना है, ताली बजानी है और भूखा मरना है। ठीक है। अब आप पूछोगे भैया, आप पूछोगे मुझसे कि भैया आप भाषण कर रहे हो, ये आपका मीडिया में भाषण क्यों नहीं आता? मीडिया में 24 घंटे नरेंद्र मोदी जी दिखेंगे, अंबानी जी दिखेंगे, अदानी जी दिखेंगे, रामदेव बाबा दिखेंगे, राहुल गांधी नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी ये बात करता है। राहुल गांधी 4000 किलोमीटर चल गया ये बात बोलते बोलते बोलते। वो अलग बात है, थका नहीं, क्योंकि आपने थकने नहीं दिया, आपने इतना प्यार दिया। तो ये देश के सामने सबसे बड़ा मुद्दा पता है क्या है? और आप सबको हर रोज सुबह उठ के अपने आप से यह सवाल पूछना चाहिए। आपने ये टोपी पहन रखी है, आप वर्कर हो, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, ऊपर आ जाओ, यहां आ जाओ। ये देश के शेर हैं, आ जाओ। कोयला मजदूर, कोयला मजदूर। अब सुनो, देखो तो इनके बारे में, कोयला मजदूर के बारे में आपने मीडिया में कभी देखा? कभी देखा आपने? मीडिया वालों ने कभी इनको इंटरव्यू दिया? नहीं दिया। जो एक्स आर्मी वाले हैं उनको कभी देखा आपने मीडिया में? भैया इनकी है ही नहीं। अब मैं आपको अग्निवीर समझाता हूं। आपको समझ नहीं अग्निवीर योजना? मैं समझाता हूं आपको। पहले क्या होता था, ये एक्स आर्मी के हैं, ये एक्स आर्मी के हैं। कब गए आर्मी में आप? मैं 2004 में गया। ये 2004 में गए। आप क्यों गए? देश सेवा करना था, जज्बा था, भारत माता की सेवा करना था। तो इनके दिल में आग जली थी देश प्रेम की, देशभक्ति की, इसलिए ये गए। अच्छा भैया, कौन से बॉर्डर पे गया? मैं कम्युनिकेशन आईटी में सिग्नल में था, कंप्यूटर ऑपरेटर था। ये कंप्यूटर ऑपरेटर का काम किया। जब ये निकले, आर्मी ने इनसे कहा, कब निकले आप? मैं फरवरी 2020 में। ये 2020 में रिटायर हुए। आर्मी ने इनसे कहा, देखिए भाई, आपने हमारे लिए सेवा की है, आपके दिल में देशभक्ति है, हम आपकी रक्षा करेंगे, आपको पेंशन देंगे, आपकी देखभाल करेंगे। ठीक है। अब अग्निवीर योजना लाते हैं। अग्निवीर योजना में यही जो इनके दिल में भावना थी वो खत्म हो गई। वही सब अग्निवीरों के दिल में है। मगर उनसे बताया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है कि भैया देखो, आप आओ, आप 4 साल काम करो, ठेके पे काम करो। यह ठेका शब्द जो आपने प्रयोग किया है बहुत जरूरी शब्द है। ठेके पे काम करो, 4 साल बाद अगर 4 लड़के आए, 3 को हम आउट कर देंगे और 1 को रखेंगे। अगर युद्ध होता है या बॉर्डर पे किसी अग्निवीर को छाती में गोली लगती है, वो शहीद हो जाता है, तो अग्निवीर को शहीद दर्जा नहीं दिया जाएगा। बात समझ आई? मतलब हिंदुस्तान में 2 तरीके के शहीद बना दिए। एक
गोली खाएगा उसको शहीद का दर्जा दिया जाएगा, दूसरा गोली खाएगा शहीद होगा उसको कहा जाएगा भैया तू शहीद नहीं है। मतलब जो ठेकेदारी पूरे देश में फैला रहे हैं ये लोग। अच्छा, ठेकेदारी और ये जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर कौन करता है? कॉन्ट्रैक्ट लेबर कौन करता है पहले मुझे ये बताओ। हाँ, अरे नहीं भाई, कॉन्ट्रैक्ट लेबर 74% वाले लोग करते हैं। आप जाओ कोई लिस्ट निकालो कॉन्ट्रैक्ट लेबर की, मैंने निकाली है। कॉन्ट्रैक्ट लेबर का लिस्ट निकालो, उसमें नाम देखो, उसमें आपको दिखेगा ओबीसी, दलित, आदिवासी और 2-3 गरीब कास्ट के जनरल लोग मिलेंगे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने आर्मी को 2 भाग में बांट दिया। एक अग्निवीर में 2 पार्ट बना दिए। एक हुआ कॉन्ट्रैक्ट लेबर, मजदूर जिसको आप उठा के फेंक सकते हो, उसका नाम है अग्निवीर। उसमें पता है कौन लोग जाएंगे? 74%। उसमें गरीब लोग जाएंगे, उसमें 74% जाएंगे। उनको कहा जाएगा भैया देखो 3 साल आपने काम किया, 4 साल काम किया, बाहर आउट, निकलो यहां से। पूर्व सैनिकों को गार्ड बना रहा है, जाओ निकलो यहां से, तुम्हारी अब जरूरत नहीं है, तुम जाके देश में मजदूरी करो। यहां तुमने मजदूरी की 3 साल यहां की, अब जूता मार के तुम्हें बाहर निकाल दिया जाएगा, अब देश में मजदूरी करो। और वही जो 2-3% वाले लोग हैं उनको वहां पे परमानेंट जॉब मिलेगा और वो शहीद होंगे, उनको शहीद का दर्जा मिलेगा। और बाकी लोग अगर शहीद हो गए उनको कुछ नहीं मिलने वाला। तो हिंदुस्तान को 2 पार्ट में बांटा जा रहा है। एक है 2-3% जिसके हाथ में मीडिया, जिसके हाथ में कोर्ट्स, जुडिशरी, सेना, पुलिस, बड़े बड़े बिजनेस। अच्छा, और बताता हूं, प्राइवेट अस्पताल देख लीजिए, 200 सबसे बड़े प्राइवेट अस्पताल। जब आप बीमार होते हो आपको वहां जाना पड़ता है, एक्सरे, एमआरआई सब होता है, आपके जेब से पैसा निकलता है। अच्छा ये बता दो, बाकी सब छोड़ दो, कहो ठीक है भैया हम दलित हैं, हम आदिवासी हैं, हम पिछड़े हैं, ये हमें नहीं चाहिए। प्राइवेट अस्पताल के मालिक ओबीसी, दलित, आदिवासी कितने? 0। अपोलो का मालिक, एस्कॉर्ट्स का मालिक, मेदांता का मालिक, मैक्स का मालिक, सब चेक किया भाई, मैंने नाम देख देख के चेक किया है। भैया मैं ढूंढ लूं एक दलित को, एक आदिवासी को, एक पिछड़े को मिल जाए मुझे यहां, मैं उससे मिलना चाहता हूं। तू कैसे घुस पड़ा? क्या किया तूने? जादू से तू इस सिस्टम में कैसे घुसा? मैं पूछना चाहता हूं, मैं ढूंढ रहा हूं उसको, अभी तक नहीं मिला। प्राइवेट अस्पताल में नहीं है, चलो छोड़ो, आप ये कहो प्राइवेट अस्पताल भी नहीं चाहिए हमें, हम भूखा मरना चाहते हैं, ये भी कह दो। अब मुझे बताओ, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज, सबसे बड़े कॉलेज यूनिवर्सिटी जो है प्राइवेट, वो कर्नाटक में नाम क्या है उसका? अलंकार, नाम क्या है कर्नाटक में बड़ा वो जो है द बिग यूनिवर्सिटी? महिपाल। ऐसी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं, इसमें बता दो, इसके मालिक बता दो, दलित, आदिवासी, पिछड़े कितने? 0। तो क्या कर रहे हो आप लोग? मुझे समझ नहीं आ रहा। आप सो गए हो, आपने बात मान ली, आप हार मान गए और 24 घंटा जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, वो सब ठीक है, मगर आपके जेब से रोज पैसा छीना जा रहा है, निकाला जा रहा है, आप भूखे मर रहे हो। पिछले, अगर मैं यहां 100 साल पहले आता और मैं पूछता भैया नशा किन चीजों से होता है, आप मुझे क्या बताते? शराब और गांजा, चरस,
और नशे का मतलब क्या होता है? नहीं, नशे का क्या मतलब होता है? नशे का मतलब जो जिंदगी है उससे उस व्यक्ति का ध्यान उतर गया, नशा वो होता है। सही? मतलब जो जी रहा है मगर उसका ध्यान जिंदगी से हट गया, वो नशे में है। मैं यात्रा में जा रहा हूं, मैं स्टूडेंट से पूछ रहा हूं, भैया एक बात बताओ, ये जो तुम्हारा सेलफोन है इसमें तुम्हारा ध्यान कितने घंटे रहता है? 8 से 10 घंटे। हिंदुस्तान के युवा सेलफोन दिखाओ। 8 से 10, चाइना वाला सेलफोन दिखाओ। 8 से 10 घंटे हिंदुस्तान के युवा ये करते हैं, ये कर रहे हैं रात भर 24 घंटा यही करते हैं। मतलब ये नशा नहीं हुआ क्या? ये 21वीं सदी का नशा है और क्या है? ये सबसे खतरनाक नशा है। और नशा आपको क्यों लगाया जा रहा है मैं बता देता हूं। क्योंकि भाई और बहनों, जो अदानी है ना, अंबानी जो है ना, ज्यादा से ज्यादा लिख के ले लो, सेलफोन पे दिन में 10-15 मिनट रहेगा। क्यों? वो पैसा कमा रहा है भाई, वो आपका पैसा ले रहा है। 24 घंटा धड़ाधड़ 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 पैसा आ रहा है। मैं एक दिन कुवैत जगह कुवैत का नाम सुना है? कुवैत जगह मैं गया, मुझे वहां पे कुवैत में बुला दिया। उन्होंने मुझसे पूछा, वहां की सरकार ने मुझसे पूछा, भैया एक बात बताओ, आप कुछ देखना चाहते हो? मैंने कहा हां मैं देखना चाहता हूं। कहते क्या देखना चाहते हो? मैंने कहा जो तेल निकलता है ना वो मैं देखना चाहता हूं। तो मैं वहां गया, उन्होंने कहा चलिए, मुझे ले गए। आप में से किसी ने देखा है जहां तेल निकलता है? मैं हैरान हो गया। जैसे यहां पे पानी के कुएं होते हैं ना, वैसे 150 कुएं थे। कुएं के अंदर पाइप से तेल निकल रहा था, और एक बीच में एक घर था, ऑफिस सा था, उसमें सारे के सारे पाइप जा रहे थे। फिर मुझे वो ऑफिस ले गए। मैंने वहां देखा, पहली बार जिंदगी में देखा, स्क्रीन सी थी, उस पे नंबर चल रहे थे, 1 2 3 4 5 ऐसे, मतलब तेजी से नंबर चल रहे थे। मैंने उनसे पूछा, भाई ये नंबर क्या है? मतलब ये हर सेकंड 500 700 बढ़ता जाता है। मैंने कहा ये है क्या? ये पता क्या था? कमाई थी भाई, कमाई। वो हर सेकंड $400-500 कमा रहे थे। जैसे मशीन चलती है ना, ड्रिल की मशीन चलती है ना, घूमती है ऐसे, वैसे उनका पैसा बन रहा था। वहां उन्होंने मुझे दिखा दिया। यहां आपको दिखाते नहीं है। यहां भी इनके घरों में ऐसी मशीन है, चलती जाती है। पैसा कहां से आ रहा है? तेल से नहीं आ रहा भाइयों और बहनों, आपके जेब से आ रहा है, आपके खदानों से आ रहा है, आपकी कमाई से आ रहा है। मगर आपको समझ नहीं आ रही बात। मैं तो पागल हो गया, मैं बोलता जा रहा हूं, आपको समझ नहीं आ रही। 24 घंटा बैठे हुए सेलफोन देख रहा है, कोई सेलफोन देख रहा है। तो ये पूरा जो किया जा रहा है, आपके ध्यान को इधर उधर करने के लिए किया जा रहा है। चाहिए सेलफोन हो, चाहिए मीडिया हो। कभी आपको आपके सामने अक्षय कुमार को नचा देंगे, देखा आपने? वो डांस करेगा, पूरा हिंदुस्तान देखेगा भैया अक्षय कुमार ने डांस मारा। फिर ऐश्वर्या राय को नचा देंगे, भैया पूरा हिंदुस्तान कहेगा ऐश्वर्या राय ने डांस मारा। आप बातचीत में लगे रहो, आपका पैसा जाता जाएगा, जाता जाएगा, जाता जाएगा। अरे जाग जाओ भैया, कब जगोगे? नहीं अभी नहीं जगे, मैं जाऊंगा, फिर से सेलफोन पे चले जाओगे, फिर से सेलफोन पे चले जाओगे। कहोगे राहुल गांधी चला गया, चलो सेलफोन देखते हैं, ऐश्वर्या राय देखते हैं, शाहरुख खान को देखते हैं।
और ये बेचारा जो है ये अपनी पूरी जिंदगी काम करेगा। इसके बच्चे क्या करते हैं? कोल इंडिया में है। आप कोल इंडिया में, आपके बच्चे क्या करते हो? मेरा लड़का बीटेक कर रहा है। बीटेक कर रहा है। हाँ। अब देखो, बीटेक करने में आपने प्राइवेट यूनिवर्सिटी को कितना पैसा दिया? कम से कम 5 लाख दे दी। 5 लाख रुपए आपके जेब से मिले। चलो। आपको क्या लगता है, आपके बेटे को रोजगार मिलेगा? कुछ रोजगार नहीं मिलेगा। मोदी जी कहते हैं कि विकास विकास। मेरा लड़का बीटेक करके आज कुछ नहीं कर पा रहा है और बोलते हैं कि रोजगार देने, पकौड़ा बेचने के लिए तो बोलते हैं, और क्या बोलेंगे वो। अब सुनिए, अब सुनिए बात। मैं आपको पूरा डिजाइन समझाता हूं। कोल इंडिया पब्लिक सेक्टर यूनिट है। आप बात समझे नहीं। ये कोल इंडिया किसका है? नहीं, सरकार का नहीं है। नहीं, ये आपका है। ये आपका है, सरकार का नहीं है। ये आपका है। अब ये उसमें काम करता है बेचारा। ये अपना खून पसीना दे रहा है। देखो टोपी पहनी हुई है। क्यों पहनी हुई है? क्योंकि जहां काम करता है चोट लग सकती है। अब क्या हो रहा है, कोल इंडिया को आस्ते 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 पीछे से ऐसे गला घोंटा जा रहा है। सरकार गला घोंट रही है आस्ते 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 आस्ते। जब गला घुट जाएगा कहेंगे कोल इंडिया काम नहीं कर सकता, कॉम्पिटिटिव नहीं है, चलो इसको अदानी को दो, वो चलाएगा। फिर क्या करेंगे, इनको उठा के बाहर फेंक देंगे। इनकी नौकरी ले ली, इनसे 5 लाख रुपए बेटे के शिक्षा के लिए ले लिए। भैया आपके कोई बीमार हुआ कभी परिवार में? परिवार में है, बीमार है, प्राइवेट अस्पताल में गए? प्राइवेट अस्पताल में कितना पैसा लगा? एक बार जाने में मतलब एडमिट करने का मतलब 30 से 40 हजार रुपया घुस जाता है। तो 30-40 हजार रुपए प्राइवेट अस्पताल में जाने एक बार के लिए, 5 लाख रुपए शिक्षा के लिए चले गए, और थोड़ी देर में इनको बेरोजगार बना दिया जाएगा। वीआरएस दे दिया जाएगा। जानते हो वीआरएस क्या होता है? वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। पैसा कहां जा रहा है? अदानी, अंबानी, बिरला, टाटा, वेदांता, नाम चुन लो। रामदेव, आज तो कल को रामदेव बाबा के यहां भी जा रहा है, जिंदल। तो और इसमें से अगर ये चाहे, इसने सपना देख लिया, बेटे का नाम क्या है? सौरभ कुमार। इसने सपना देख लिया कि मैं चाहता हूं कि एक दिन मेरा बेटा सौरभ बिजनेस चलाए और एक दिन अपने बिजनेस का मालिक बन जाए। अगर इन्होंने सपना देख लिया तो सबसे पहला काम बैंक इनको कहेंगे, भैया तुम्हें तो हमें 1 रुपया नहीं देने वाले। सीधा। पैसा किसका? जीएसटी से आया, आपका पैसा पब्लिक सेक्टर बैंक में गया, आपको कहते हैं आपको नहीं मिलेगा। तो मैं क्या चाहता हूं? मैं चाहता हूं कि इनकी आवाज हिंदुस्तान सुनना शुरू करे। मीडिया में इनका भी चेहरा है। इनसे पूछा जाए, भाई आपने 5 लाख रुपए दिए, आपको डर किस बात का लगता है? आप घबराए हो, क्यों घबराए हो? आपकी मदद कैसे की जाए? यह मीडिया में बातचीत चले। मीडिया का यह काम है। तो यह मैं आपसे कहना था। बस एक बात मैं आपके साथ छोड़ना चाहता हूं, आपके साथ सबके साथ। आप बाकी सवालों में मत पड़ो। जो आपको करना है करो। सेल फोन देखना है, सेल फोन देखो, करो। मगर एक सवाल, सुबह एक बार, लंच टाइम एक बार, और सोने से पहले एक बार एक सवाल पूछो बस, कि हिंदुस्तान का जो धन है, आज इस धन में से मुझे कितना मिला? बस ये सवाल पूछना। बस यही सवाल है, और कोई सवाल ही नहीं है। आपको मस्जिद जाना है, मस्जिद जाओ, मंदिर जाना है, मंदिर जाओ, गुरुद्वारा जाना है, गुरुद्वारा जाओ। आपको सेल फोन देखना है, सेल फोन देखो। यह आपका काम है। मगर मेरे साइड से सुबह जब आप उठोगे, आप एक सवाल पूछो, यार मैं उठा हूं, मैं भारत माता का बेटा हूं, भारत माता की मैं बेटी हूं। इस भारत माता ने जो इसका पूरा का पूरा धन है,
इसमें से आज मुझे कितना दिया? बस ये सवाल पूछो। ठीक, ये सवाल पूछो आप। इस सवाल से जिस दिन आपने यह सवाल पूछना शुरू कर दिया, अगर 10 लाख लोगों ने यह सवाल पूछ दिया, यह पूरा देश हिल जाएगा ऐसे। क्योंकि आपको बात समझ नहीं आ रही। मुझे अच्छा नहीं लग रहा मैं कह रहा हूं, मगर आपको बात समझ नहीं आ रही। आपका जेब काटा जा रहा है, आपसे चोरी की जा रही है, आपके ध्यान को भटकाया जा रहा है 24 घंटा। अच्छा, आखिरी बात, मैंने पिछड़ों की बात की, दलितों की बात की, आदिवासियों की बात की। आपको मालूम है कि नरेंद्र मोदी पिछड़े पैदा नहीं हुए? सबको मालूम है? आपको मालूम है कि गुजरात सरकार ने साल 2000 में मोदी जी को जात को जनरल कास्ट से ओबीसी कास्ट में डाला है। नरेंद्र मोदी जी ओबीसी हैं क्योंकि उनकी जात को साल 2000 में गुजरात सरकार ने, मतलब स्वयं नरेंद्र मोदी ने अब आप कहोगे हां ठीक है, मोदी जनरल कास्ट का है, राहुल गांधी भी ओबीसी नहीं है, सही बात है, मगर मुझे अन्याय अच्छा नहीं लगता। मुझे अन्याय अच्छा नहीं लगता जब मैं देखता हूं कि मेरा यहां भाई है, ये आर्मी में जनरल नहीं बन पाया, ये आर्मी का चीफ नहीं बन पाया, या ये कोल इंडिया में बैठा है और ये कोल इंडिया का मालिक नहीं बन पाएगा, चाहे कितना भी काम कर ले ये नहीं बन पाएगा। मेरे दिल में गुस्सा आता है, इरिटेशन होती है। ये क्यों हो रहा है? तो ये मेरी आदत है, मुझे अन्याय अच्छा नहीं लगता। तो ये मैं आपसे कहना चाहता था, आपने इस यात्रा की मदद की, आप आए, आपने बात सुनी, इतना प्यार दिया, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली, इसके लिए दिल से आपका धन्यवाद। अच्छा, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी सर, जी सर। सेना के बारे में। मैं राहुल जी बैठे हैं और आप सब लोग को बताना चाहता हूं कि जो हाल सैनिक का किया है अग्निवीर बना के, वही हाल पूर्व सैनिकों का कर दिया है सिक्योरिटी गार्ड बना के। आज बीजेपी का नेता बोलते हैं कि मेरे ऑफिस में सिक्योरिटी गार्ड लगो, उसको शर्म नहीं आता? एक देशभक्त आदमी को सिक्योरिटी गार्ड ड्यूटी के लिए बोलते हैं। राहुल जी हमेशा फौज के बारे में, फौज के सम्मान के बारे में हमेशा बोलते हैं, लेकिन उनकी आवाज को दबा दिया जाता है, उनका सुनता नहीं। एक वक्त आएगा जो राहुल गांधी हम सबके साथ खड़े होंगे और सबके साथ खड़े हैं। देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनेंगे और देश के गरीबों का उद्धार करेंगे। राहुल जी, मैं एक सवाल आपको छोड़ना चाहता हूं। जो छत्तीसगढ़ में भर्ती सरकारी नौकरी में चलता है, उनमें आम परीक्षार्थियों या आम लड़कों जो 20-22 साल सर्विस करके जो 20-22 साल के लड़के हैं वो कंपटीशन लड़ते हैं, वो सैनिक को मत लड़वाइए। उनके लिए अगर पोस्ट है तो सैनिक में ही कंपटीशन होना चाहिए, हम सैनिक को मिल जाएगा। हम लोग का शिक्षक भर्ती में 12,000 पोस्ट, 1200 पोस्ट खाली था, जिनमें पूरा खाली गया, और उनमें अगर हमको शिथिलता दी जाए, बीएड कर लिए हैं लेकिन टेट में थोड़ा शिथिलता दे दिया जाए तो हम टीचर बन के एक अच्छा पढ़ा सकते हैं और देशभक्ति की भावना जगा सकते हैं, संविधान के बारे में समझा सकते हैं। ये नकली मोदी जी का नियत और नियत दोनों ठीक नहीं है। इसी आशा के साथ नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। ये इन्होंने बहुत अच्छी बात बोली है, ये मैंने नहीं बोली, भूल गया। नहीं, गलती मैं करता हूं भैया, मैं मोदी जी नहीं हूं कि कभी गलती नहीं करता हूं, मुझसे गलती हो जाती है, मैं आप जैसा हूं। तो इन्होंने बात बिल्कुल सही बोली। जो सरकारी नौकरियां हैं जो खाली पड़ी रहती हैं, उनको सबसे पहले भरना है और उनको गरीब से गरीब लोगों के हवाले करना है।
ये आपकी पूंजी है। ये नौकरियां जो हैं ये आपका धन है और ये आपके हवाले करा जाना चाहिए। अब आखिरी बात, सामाजिक न्याय का सबसे बड़ा क्रांतिकारी कदम आप जानते हो? जोर से बोल यार, जोर से। ये क्यों? क्योंकि इससे जाति जनगणना, 2 मिनट में आपको समझा देता हूं। आपको कभी चोट लगी है? चोट लगी कभी? चोट लगा खदान में। जब आप अस्पताल गए, जैसे आपके पैर में चोट लगी, पहले डॉक्टर कहता है भैया एक्सरे कराओ, जी कहता है ना? हाँ कहते हैं। ये जाति जनगणना देश का एक्सरे है। इसके बाद पता लग जाएगा कि कौन सी जात के कितने लोग हैं और कौन सी जात के कितने लोगों के पास कितना धन है, पिछड़े कितने, दलित कितने, आदिवासी कितने, जनरल कितने, माइनॉरिटी कितने। जनरल लोगों के पास कितना धन और उनमें से कितने के पास कितना धन, पिछड़ों के पास कितना धन और पिछड़ों के पास कौन सी जात के पास कितना धन, फिर सबको पता लग जाएगा भैया हिंदुस्तान में भागीदारी किसकी कितनी हो रही है। जाति जनगणना के एकदम बाद आपको एक बात पता लग जाएगी कि हिंदुस्तान का 90% धन 1% लोगों के हाथों में है। उसमें ना कोई गरीब जनरल कास्ट का है, ना कोई पिछड़ा है, ना कोई दलित है, ना कोई आदिवासी है। उसके बाद सच्ची राजनीति शुरू होगी। जैसे हमने आजादी ली, सफेद क्रांति, हरी क्रांति, बैंक नेशनलाइजेशन, कंप्यूटर रेवोल्यूशन, ये सब क्रांतिकारी काम थे। अगला क्रांतिकारी काम जाति जनगणना है और उसको हम मिलके करवाएंगे, उसको कोई रोक नहीं सकता। अब ये मैं आपसे कहना चाहता था, बहुत लंबा आपका बहुत समय ले लिया मैंने। दिल से आपका धन्यवाद। जय हिंद।